अस्सलाम स्टूडेंट्स। बच्चे चैप्टर नंबर 1 की ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम सेम लेक्चर है ये। तो ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। सबसे पहले हम एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट और उसके बाद लॉन्ग। द थ्री पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर आर, यानी कि जो तीन हिस्से हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, छोटी आंत के, ठीक है, तो उनकी तरतीब बतानी है। तो मैंने आपको जब ये लेक्चर दिया था स्मॉल इंटेस्टाइन पे, मैंने बताया था कि आपने ये तरतीब इस तरह याद रखनी है। एक कोड बताया था DJI, डी फॉर ड्यूडनम, जे फॉर जीजनम और आई फॉर इलियम। तो ये इसके तीन हिस्से हो जाएंगे। तो ये जो पहला इस है, ये इसका क्या है बेटा जी, इसका जवाब है। ठीक है, ड्यूटनम, जीजनम एंड हीलियम। दूसरा सवाल है द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि एक वो लहरी हरकत मसल्स की जो डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक को जो है वो आगे धकेलती है। ठीक है, तो वो कौन सी है? देखें बच्चे, ये जो मसल्स की अमवाज में हरकत है, आपको पढ़ाया था कि जो पेरिस्टालसिस है, ठीक है, फूड पाइप में जो होती है और दूसरे ऑर्गन्स में भी होती है। तो ये क्या है, आपकी जो फूड है उसको फूड पाइप में आगे धकेलने में मदद करती है। तो ये क्या है, पेरिस्टालसिस। तीसरा है बच्चे द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती, वो कौन सा है? ओरल कैविटी में हमने पढ़ा था कि सलाइवरी माइलेज होता है, डाइजेशन होती है, मैदा में भी होती है, ड्यूडेनम में भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और एसोफेगस है जो फूड पाइप है, यहाँ पे कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होती, यानी कि यहाँ पे कोई केमिकल आके काम नहीं करता। और यहाँ पे कोई आपकी खुराक वाली नाली है जो इसमें कोई मदद कोई केमिकल कोई डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, तो वो क्या है, एसोफेगस। ठीक है, यानी कि आपका फूड पाइप, एसोफेगस फूड पाइप को बोलते हैं। चौथा, विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ब्रेक अप स्टार्चेज, तो स्टार्च को कौन से एंजाइम का ग्रुप तोड़ता है? ठीक है, जो स्टार्च होती हैं आपको पता है कि ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो एंजाइम का कौन सा ग्रुप है जो स्टार्च और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है? ठीक है, बारे में देख। अच्छा, देखें बच्चे, इनके नाम हैं, आप पढ़ें आपको पता चल जाएगा। ये जो प्रोटीएज है ये प्रोटीन को तोड़ेगा, लाइपेज लिपिड को तोड़ेगा, ये जो इमाइलेज है ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, इसको तोड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेजेज होंगे वो क्या तोड़ेंगे, हर चीज को। उसके बाद बच्चे द पेंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड रिलीज देम इनटू, जो लबलबा है बच्चे आपका, वो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। ठीक है, और उनको इन्हें खारिज करता है। कहाँ खारिज करता है? कोलोन में, कोलोन में करता है, गाल ब्लैडर में करता है, जिगर में करता है, लीवर में, या ड्यूडेनम में करता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है ड्यूडेनम में। देखें, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जुड़ी हुई है लबलबे से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट है, जो जो गाल ब्लैडर से भी आ रही है और जो कि उससे भी आ रही है, पेंक्रियाज से भी आ रही है। ठीक है, तो ड्यूडेनम जो होगी आपकी ये जुड़ी होगी। ये छोटी आंत की जो पहला हिस्सा है आपका पता। ठीक है, ड्यूडेनम, जूजनम और इलियम होते हैं, तो ये पहला हिस्सा क्या है, ड्यूडेनम है। तो ये जुड़ा हुआ है पेंक्रियाज, लबलबे से आने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम हैं उनसे। ठीक है, छठा है इन स्टमक पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ। ठीक है, तो उसने ये बोला है कि जो मैदे में जो पेप्सिनोजिन है वो उसको, पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, और जो पेप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव पड़ा होता है मैदे में। इसको एक्टिव कौन करता है? तो इसको एक्टिव करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका एक्टिवेटर कौन है पेप्सिनोजिन का? मैदे में पेप्सिनोजिन किसके अमल से पेप्सिन में तब्दील होता है? वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जरिए। ठीक है, उसके बाद है बच्चे सातवां, इन विच पार्ट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स डाइजेस्टेड, कौन से हिस्से में जो है कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को और प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है? तो आपको पता है ओरल कैविटी में भी पार्शियल होती है, स्टमक में भी पार्शियल डाइजेशन होती है। तो जो मुकम्मल डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, छोटी आंत में। ठीक है, तो जो आपकी छोटी आंत है, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन को मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद बच्चे है आठवां MCQs, द एंजाइम ट्रिप्सन इज फाउंड इन, जो एंजाइम ट्रिप्सन है वो कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो देखें बच्चे, हमने जो पढ़ा था कि जो पेंक्रियाटिक जूस है, जो पेंक्रियाज से निकलती हैं,
तूपते हैं उनमें ट्रिप्सन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रिप्सन है ये पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद होता है, जो पैंक्रियाज के जरिए कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम यानी कि छोटी आंत में आ रही है। तो एंजाइम ट्रिप्सन किस में पाया जाता है? पैंक्रियाटिक जूस में। नौवां सवाल बच्चे, नौवां एमसीक्यूज, द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गाल ब्लैडर टू। जो कॉमन बाइल डक्ट है वो जो बाइल है जिगर से आने वाला, जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। ये गाल ब्लैडर से जो कॉमन बाइल डक्ट है ये कहाँ लेकर जाती है बाइल को? बाइल को गाल ब्लैडर से कहाँ लेकर जाती है? तो आपको पता है कि छोटी आंत में लेकर जाएगी। अब यहाँ पे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन उसका एक हिस्सा बयान किया गया है, यानी कि ड्यूडेनम। आपको पता है कि छोटी आंत के हिस्से हैं ड्यूडेनम, जीजनम एंड इलियम। डीजेआई मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है इसका, ठीक है। तो गाल ब्लैडर से जो बाइल होता है वो कॉमन डक्ट के जरिए कहाँ पहुंचता है? ड्यूडेनम में। तो ये वाला इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा 10 एंड लास्ट, वाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फोल्ड्स एंड कंटेन्स विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें इतने फोल्ड्स क्यों होते हैं, इसमें इतनी तहें क्यों होती हैं, और उसमें विलाई क्यों होते हैं लाखों की तादाद में, और माइक्रोविलाई क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये उसने यही पूछा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी बेटा उसमें बहुत ज़्यादा तहें क्यों होती हैं, ठीक है। तो पहला है कि खुराक के गुजरने की रफ्तार को कम करने के लिए, ये तो गलत हो जाएगा। टू स्लो डाउन द पैसेज ऑफ फूड है, टू प्रमोट द फूड एब्जॉर्प्शन। हाँ, टू प्रमोट द फूड एब्जॉर्प्शन। देखें बच्चे, खुराक के इंतजाम के लिए ये सतही रकबा फराम करते हैं, सरफेस एरिया फराम करते हैं। तो ये जो दूसरा है ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा कि खुराक के इंतजाम के लिए, ठीक है, तेज करने के लिए यहाँ पे सतही रकबा फराम करते हैं, ठीक है। आगे एंजाइम पैदा करने के लिए ये भी सही नहीं है, कायम को पीछे की तरफ रोकने के लिए ये तो वो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो काम करेगा, ठीक है। तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर आपने पढ़ा था कि वो कायम को फ्लो को बैक होने से रोकता है या उसकी फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ये आपके 10 एमसीक्यूज हो गए। आगे बचे शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन में आपने बेटा जी जो सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, उसका आपने फंक्शन बताना है कि वो क्या है। सलाइवरी ग्लैंड का डाइजेशन यानी निज़ाम में क्या किरदार है। बच्चे यहाँ पे आप ओरल कैविटी वाले टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ओरल कैविटी पार्शियल केमिकल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट इज डन बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड हैं ये इसके जो 3 जोड़े हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स की क्या करते हैं? पार्शियल केमिकल डाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। दीज ग्लैंड्स आर अटैच विद ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं और सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। ये डिटेल से लेक्चर आपको बच्चे पढ़ाए गए हैं और साथ मैंने ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया भी था। सलाइवा में मिक्स पानी होता है, म्यूकस होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज भी कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड। और ये पानी और जो म्यूकस हैं वो फूड को नम रखते हैं, और जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो ये आपने इसका जवाब लिखना है, ठीक है। ये ओरल कैविटी वाला जो टॉपिक है उसमें आप जो है वो इसको देख सकते हैं कि मैकेनिकल ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड के ये यहाँ से आपने शुरू करना है, ठीक है। और यहाँ तक आपने इसको लिखना है, ठीक है। ये क्या है? सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन। दूसरा सवाल है कि व्हाट डू द टर्म्स स्वेल्विंग एंड पेरिस्टालसिस मीन। ये जो स्वेल्विंग है या निगलना जिसे हम बोलते हैं, और पेरिस्टालसिस, ठीक है, इससे क्या मुराद है? तो ये पेरिस्टालसिस आपको पता है कि वेव लाइक मूवमेंट है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपने करना है। कहाँ पे आएंगे बेटा आप? ये देखें ये स्वेल्विंग वाला टॉपिक यहाँ पे मौजूद है, ये ओरल कैविटी वाले टॉपिक में ही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्वेल्विंग का मतलब निगलना है। तो ये निगलने से क्या मुराद है कि जब फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन होगी फूड की, द फूड मैस इन ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। तो इट इज स्वेल्वेड बाय द पुशिंग इट इनटू द फेरिंक्स, ठीक है ना। तो स्वेल्विंग के लिए क्या होता है कि द टंग मूव्स द बोलस टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी। ये जो जुबान है ये बोलस को पीछे की तरफ क्या है करती है, रोल करती है, और फिर क्या है ये स्वेल्वेड फूड जो है वो फेरिक्स में दाखिल हो जाती है। तो ये स्वेलिंग वाला करना है आपने। और उसके बाद बच्चे ये आपने करना है पेरिस्टालसिस वाला कि व्हेन फूड, यहाँ से, ठीक है, व्हेन फूड enters esophagus successive waves of contraction are generated in its muscular walls। तो ये जो मस्कुलर वाल्व में इसकी
ये जो लहरें पैदा होती हैं, ठीक है, आपके फूड पाइप में, तो दीज वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन मूव फूड अलोंग द एसोफेगस टू स्टमक, दीज वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ये देखिए, जब मैंने लेक्चर पढ़ाया तो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये मार्क करवाया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेक्चर भी सुना करें बच्चे, साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट जो आपको होते हैं वो बताता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखें बच्चे, निगलना, ये उर्दू मीडियम के बच्चे लिखेंगे निगलने से क्या मुराद है, ठीक है, कि उसको खुराक को फेरेंस की तरफ धकेल दिया जाता है, जो आपकी जुबान है वो क्या है, आपकी मदद करती है। और उसके बाद बेटा ये यहाँ पे बताया गया है कि पेरिस्टालसिस से क्या मुराद है, तो ये यहाँ से आपने लिखना है कि जब खुराक एसोफेगस में दाखिल होती है तो मस्कुलर दीवारों में लगातार सिकुड़ने की लहरें पैदा होती हैं, ये खुराक को एसोफेगस के जरिए मैदा की तरफ ले जाती हैं और इन्हें हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तो ये आपका सवाल होगा। उसके बाद बेटा जी तीसरा सवाल है शॉर्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके क्या अफ़आल हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है बच्चे, आपने आना है सिंपली मैदे वाले टॉपिक में, जो स्टमक वाला टॉपिक है आपका, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है कि कन्वर्ट्स पेप्सिनोजिन इनटू एन एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। तो ये जो पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है, ये आप एमसीक्यूज में भी आगे पढ़ चुके हैं, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो फिर पेप्सिन क्या करेगा कि ब्रेक द लार्ज प्रोटीन्स इन शॉर्टर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। तो एक फंक्शन इसका ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। दूसरा क्या है कि ये आल्सो किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। तो ये खुराक में मौजूद जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, बीमारियां फैलाने वाले, ये उनको भी मारता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजिन को एक फाल एंजाइम पेप्सिन में बदलता है। और दूसरा क्या है, और पेप्सिन फिर क्या करेगा कि बड़ी प्रोटीन को उसकी डाइजेशन करेगा। तो ये एक्चुअली रोल किसका है, ये HCl का ही है, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा काम क्या है कि बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी मार डालता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपने इसका लिखना है। तो बच्चे आगे चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि जो पैंक्रियाटिक जूस है बेटा, उसकी खुराक की डाइजेशन में क्या किरदार अदा करता है। तो जो छोटी आंत वाला टॉपिक है उसमें इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। ये देखिए बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला टॉपिक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब ये लेक्चर बड़ी डिटेल से मैंने दिए हुए हैं कि पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स मैनी एंजाइम्स। पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सन होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। ये जो ट्रिप्सन होता है बेटा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, और अमाइलेज और लाइपेज है जो आप लिपिड्स वगैरह खाते हैं, फैट्स वगैरह, उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और पैंक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ कायम। तो ये जो खुराक ने शोरबे की शक्ल इख्तियार की, जिसको आपने कायम बोला था, तो ये उसकी एसिडिटी है, उसकी तेजाबियत है, उसको भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक अल्कली है। तो जो अल्कली है जब वो तेजाब के साथ मिलती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ तक आपने बेटा जी इसका जवाब लिखना है। ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए ये मैंने पहले मार्क भी करवाए हुए हैं आपको लेक्चर्स में। पैनक्रियाटिक जूस में कई एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज, तो ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसका लिखना है कि ये एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड के हाजमे में मदद देते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो कायम की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये इसका जवाब आपने लिखा बेटा। पांचवा सवाल है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। तो जो विलाई हैं उनकी जो साख्त है उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, एक मुख्तसर नोट लिखना है, बताना है आपने इसको ब्रीफली। तो जो विलाई है, ये वाला जो टॉपिक है बच्चे, आपको पता है कि ये जो विलाई है ये किसका स्ट्रक्चर है, किस स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, ठीक है। बच्चे याद रहे कि उसने सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक है, इसका कोई फंक्शन नहीं पूछा, ठीक है, कहाँ और इसके बारे में और ज़्यादा नहीं पूछा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी होगा। द वाल ऑफ व्हीलस इज मेड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल। यानी कि जो व्हीलस की वाल है वो सिंगल सेल की एक तय की होती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला टॉपिक है बेटा, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खुराक का इंतजाम लिखा हुआ है। इनसाइड द व्हीलस देयर आर ब्लड कैपिलरीज एंड अ लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल, ठीक है। तो बस इतना आपके लिए काफ़ी होगा लिखना, ठीक है। और अगर आप मजीद इसको अगर लिखना भी चाहें तो विलाई की तारीफ लिखते हैं, ठीक है ना, कि द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्डेड
मोर ओवर दीज फोल्ड हैव मिलियन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। ठीक है, तो ये भी आप इसमें इजाफा करना चाहें पहले लिख सकते हैं, वरना आप इसकी सिर्फ साख्त पूछी है वो इतनी भी लिख दें तो काफ़ी है। ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये यहाँ पे वो बेटा आप लिख सकते हैं कि ये देखें, ये विलाई की हर विलस की दीवार ये सेल्स की सिर्फ एक ही तह पर मुश्तमिल होती है और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज और एक लिम्फ वेसल्स और लैक्टियल होती हैं। ठीक है, तो ये इतना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अगर आप विलस की इसमें डेफिनेशन ऐड करना चाहें तो ये वाली आप ऐड कर दें। बस बेटा जी लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट 6, व्हाट आर द काजेज एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर, यानी कि वजूहात और सिम्टम्स यानी कि इलामात क्या हैं अल्सर्स की। तो जो अल्सर होता है इसकी क्या है वजूहात और अलामात बयान करने। देखिए बच्चे बीमारी आपने कोई भी नहीं छोड़नी, ठीक है, जो भी डाइजेस्टिव की सिस्टम की बीमारियां आएंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अल्सर को बयान किया गया है। उसने क्या चीज़ पूछी है, उसने आपसे सिर्फ इसके काजेज और सिम्टम्स पूछे हैं। ठीक है, तो इसकी जो वजूहात आपने हैं वो बतानी है और आपने इसकी सिम्टम्स बताने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसको यहाँ से लिखेंगे इसको, ये बच्चे आप काजेज लिखेंगे इसकी वजूहात के इन्फेक्शन ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एमसीक्यू के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो आप नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये वो भी नुकसान देती हैं। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, जो शराब ज़्यादा पीना और स्मोकिंग और स्ट्रेस। ठीक है, तो ये सारी क्या हैं ये इसकी वजूहात हैं अल्सर्स की। ठीक है, तो ये आपने वजूहात लिखनी है। वजूहात में आपने क्या लिखना है कि बैक्टीरिया लिखना है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है। ठीक है, और नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ये सोजिश कम करने के लिए जिसमें ये दुआएं होती हैं या ये दर्द कुछ दुआएं होती हैं आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रूफन वगैरह है और एस्प्रीन वगैरह है, ये सारी एनासिड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है और अल्कोहल और स्मोकिंग और स्ट्रेस, तो ये इसकी क्या होगी काजिज हो गए। मार्कर्स ये लिखना है और साइंस एंड सिम्टम और अलामात ये हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि अल्सर है, कि बर्निंग स्टोमक पेन, बहुत ज़्यादा जो बर्निंग होना, रश ऑफ सलाइवा आफ्टर रिगर्गिटेशन। ठीक है, लॉस ऑफ एपिटेट, भूख का ख़त्म हो जाना। ठीक है, वेट लॉस हो जाना और ब्लड वॉमिटिंग हो जाना इन सीवियर केसेस, यानी कि उल्टी तो तब आती है जब जो है वो बीमारी बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाए, ये खून वगैरह की उल्टी। तो ये क्या है बेटे इसकी जो है असबाब है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है और गैर स्टीराइडल सोजिश कुछ अद्वियात हैं जिनको हम NSAIDs बोलती हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसका तवील मुद्दती इस्तेमाल और शराब का ज़्यादा इस्तेमाल और तम्बाकू नोशी, जहनी तनाव। ठीक है, तो ये सारे इसके असबाब हैं और ये अलामात आपने लिखनी है कि पेट में जलन और दर्द और उगालने के बाद सलाइवा का तेज़ी से मुंह में आ जाना और भूख में कमी और वज़न में कमी और खून की उल्टी अगर बीमारी बहुत ज़्यादा शदीद हो। जी, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, के छोटी आंत में खुराक का जो है आपने इंतजाम वो किस तरह होता है वो बयान करें। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी तफसील के साथ आपको करवाए गए हैं, लेक्चर्स मौजूद हैं अलग अलग, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह बोर्ड में पेपर लिखना है। बेटा आपने यहाँ पे आना है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले टॉपिक पे, तो उसने सिर्फ खुराक की एब्जॉर्प्शन पूछी है कि किस तरह जज़ब होती है, तो आपने ये सारा छोड़ देना है। अगर ये सवाल आए तो आपने सिर्फ यहाँ से लिखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के किस तरह जो खुराक है वो जज़ब होती है। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना, यहाँ से आपने बेटा जी करना है खुराक का इंतज़ाम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये आपने इसको ये सारा लिखना है। इसमें आपने बताना है कि जो अमीनो एसिड, शुगर, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड वगैरह होते हैं वो किस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं, किस तरह ये डिटेल से बचे लेक्चर मौजूद है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, आप लाजमी देखिएगा प्लेलिस्ट खोलकर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है और आपके इंशाल्लाह नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो ये अलग से पूरी बुक ही बन जाएगी। ठीक है, पूरा चैप्टर ही बन जाएगा दोबारा से, तो एक्सप्लेन नहीं की जाती जा सकती चीज़ें। आप यहाँ से ये नहीं आपने लिखने, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको लिखना है। ठीक है, तो ये भी इसका हिस्सा नहीं है, ये वाला जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आपने ये नहीं लिखना, ये जो बॉक्स है ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक की एब्जॉर्प्शन इस तरह होती है, तो आपने ये इसको यहाँ से लेकर
यहाँ तक आपने विलाई के बारे में बताना है, किस तरह हेप्टिक पोर्टर वेन के जरिए ये खुराक अंदर जाती है, ठीक है, ये किस तरह आपको मदद करती है, ठीक है बच्चे। तो ये आपने इसका ये छोटा सा टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करना है, विलाई को एक्सप्लेन करना है। दूसरा बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जो ओरल कैविटी है मेरा बेटा आपकी, उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी के किरदार की वजाहत करनी है, तो ओरल कैविटी को आपने इसमें ज़रा लिख देना है अच्छे तरीके से हेडिंग्स बनाकर। देखें बेटा जी, आपने ओरल कैविटी वाले टॉपिक में आना है, तो ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको बेटा करवाया हुआ है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि ओरल कैविटी में ज़ुबान होती है, ठीक है, वो और उसमें टेस्ट बड्स होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन, पार्शियल केमिकल डाइजेशन, फिर सलाइवरी ग्लैंड का रोल आपने लिखना है, सलाइवा, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा में क्या क्या होता है, ठीक है, कि उसमें पानी होता है, म्यूकस होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक क्या है बेटा, ये लिखना है कि ओरल कैविटी का फंक्शन क्या है, ठीक है। ये फेरेंस और एसोफेगस से पहले पहले आपने ये ओरल कैविटी को ब्रीफली बयान करना, बड़ा छोटा सा है, ठीक है, और आपने इसकी हेडिंग्स बनाकर लिखनी है। तो ये मैंने बड़ी डिटेल से करवाया हुआ है, बड़े इंटरेस्टिंग लेक्चर है बेटा, आप लाजमी सुने, और केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी के लेक्चर मैं सारे अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। तो ये ओरल कैविटी यहाँ से शुरू करके आपने बेटा जी यहाँ तक आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद बेटा जी थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक के जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है, मैदा की साख्त और उसके अफ़ाल की वजाहत करनी है, ठीक है। तो आपने इसका स्ट्रक्चर बयान करना है, क्या क्या होता है कि जी शेप ऑर्गन है और कहाँ कहाँ बयान होता है इसमें, आपने, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें क्या क्या बताना है, आपने इसमें वो स्फिंक्टर वगैरह सारी बतानी है चीज़ें। ये देखें बेटा, यहाँ पे आएंगे आप तो आप इसको बताएंगे ये स्टमक के बारे में, ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी डिटेल से मैंने कवर किया हुआ लेक्चर्स में, प्ले लिस्ट में है लेक्चर। स्टमक जे शेप का स्टमक है, ठीक है, ये आपने इसका कार्डियक एंड बताना है, पाइलोरिक एंड बताना है, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर जी एक सुराख होता है, ऊपर नीचे वाले सुराख सारे, ठीक है, इसके जो ऊपर में इसके सुराख होता है, जो फूड पाइप से आ रहा है वो कार्डियक स्फिंक्टर है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ रहा है नीचे वाला वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और यहाँ से आपने इसका फंक्शन लिखना शुरू करना है कि यहाँ पे आपने मार्कर से फंक्शन की हेडिंग दे देनी है, और यहाँ पे आपने ये जे शेप है, यहाँ पे आपने इसके जो स्ट्रक्चर की हेडिंग है बेटा जी वो दे के यहाँ तक इसका आपने स्ट्रक्चर बयान करना है, अपने लफ्ज़ों में भी करते कोई मसला नहीं, बस ये सारी चीज़ें हेडिंग्स वगैरह जो हैं ये आनी चाहिए, ये अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए आप जब लिखेंगे, ठीक है। तो स्टमक इज यहाँ पे आपने इसका फंक्शन लिखना शुरू कर देना है कि इसमें क्या क्या होता है। ये मैकेनिकल डाइजेशन करता है, ठीक है, जब इसकी दीवारें आपस में मिलती हैं तो हीट पैदा होती है, वो लिपिड को जलाती है। उसके बाद आपने इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और ऊपर पार्शियल ऊपर आपने मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में बता दिया, नीचे बेटा जी आपने क्या करना है, ये आपने इसकी केमिकल डाइजेशन के बारे में बता देना है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिनोजिन किस तरह एचसीएल की मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, फिर म्यूकस क्या काम करता है, ठीक है, और आपका मैदा किस तरह ये कायम बनाता है। तो ये आपने इसको बड़ी डिटेल से लिखना है। बायोलॉजी में बेटा आपको पता है कि सफ़े जो है वो छापने के नंबर नहीं मिलते, आप कंसेप्ट है वो थोड़ा छोटा भी लिखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा लिखना है आपने, ठीक है। तो ये आपने उसकी साख्त बयान कर देनी है अपने लफ्ज़ों में, ठीक है, और यहाँ से क्या है बेटा आपने ये उसका ये फेल वाली हेडिंग देनी है आपने कि ये किस तरह फेल करता है, मैदा किस तरह अपना काम सर अंजाम देता है, और उसकी अंदरूनी दीवारें और ये सारी चीज़ें जो आपने हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल और ये सारी चीज़ें आपने है यहाँ तक, ठीक है। ये आपका हो गया मैदा किस तरह काम करता है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा जी, जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज इन डाइजेशन, यानी कि जो जिगर है और आपका लबलबा है उसका जो है वो डाइजेशन में किरदार बयान करें, ठीक है ना, जिगर और पेंक्रियाज का। तो ये जो छोटी आंत वाला टॉपिक है ये उसी में है। ये देखें बेटा जी, आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं और इसको हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपने लिखना है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला टॉपिक है, द सेक्रीशंस ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज एक्ट ऑन फूड, ठीक है ना। तो ये जो लबलबा है और ये जो जिगर है, ये सबसे पहले ना जिगर का काम बयान किया गया है, तो आपने लिखना है रोल ऑफ लीवर, ये हेडिंग बनानी है, रोल ऑफ लीवर।
तो आपने क्या लिखना है कि द सिक्रीशन ऑफ लीवर, जो बाइल है वो ड्यूटेनम में दाखिल होती है। ये लेक्चर मौजूद है बच्चे, आप सुन लीजिएगा वहाँ पे इस प्ले लिस्ट में। इट कंटेन साल्ट्स विच ब्रेक डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू ड्रॉपलेट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। तो ये सारा जिगर का काम है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये वाला काम जो यहाँ से शुरू हो गया बेटा जी, ये किसका शुरू हो गया, लबलबे का शुरू हो गया, पेंक्रियाज का, खुराक की डाइजेशन में। कि ये जो पेंक्रियाटिक जूस होता है वो क्या करता है, पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए इंटर होता है, ठीक है। तो पेंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। ये प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड की डाइजेशन करते हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो काइम को न्यूट्रलाइज करता है, उसकी एसिडिटी को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने लिखनी है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया किसका रोल, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में बेटा जी हो गया लीवर का रोल खुराक की डाइजेशन में, और यहाँ पे हो गया लबलबे का रोल, ठीक है। तो इसी तरह ये जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से लिखेंगे कि ड्यूटेनम में खुराक और पर जिगर और लबलबा की रतूबतें असर करती हैं। तो आपने हेडिंग देनी है जिगर का किरदार। तो जिगर की रतूबत, ये बाइल के बारे में आपने लिखना है, ठीक है। और बाइल क्या काम करती है, यानी कि एमल्सिफिकेशन का काम करती है, ठीक है। इसको आपने बयान करना है। फिर आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है पेंक्रियाज का किरदार, यानी कि लबलबे का किरदार। तो ये यहाँ तक आपने इसको लिखना है कि इसमें जो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज, ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप दो हेडिंग बनाकर, एक जिगर के किरदार पर अलग से बना दीजिएगा और लबलबे के किरदार पर अलग से बना दीजिएगा। तो ये आपका ये वाला जो टॉपिक है बेटा, वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने आपको आगे भी बताया है, ज्यादा कहानियां नहीं छापनी, नंबर करते हैं कहानियां ज्यादा भी छापे तो। बेटा जी आगे इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये थोड़े से दकीक जो हैं सवाल हैं, इंकशाफी सवालात हैं। कि ये जो पहला सवाल है वो ये है, चलो मैं आपको यही बता देता हूँ। व्हाट डज समवन विद लीवर डिजीज हैव डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग फैट्स। उसने कहा कि अगर किसी बंदे को जिगर की बीमारी हो तो जो वो लिपिड्स वगैरह खाता है, चिकनाइयाँ वगैरह खाता है, वो हजम क्यों नहीं होती। देखें बच्चे, जो मैंने लीवर वाला पढ़ाया तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पढ़ाया, तो मैंने यहाँ बताया था आपको कि जो लीवर है वो क्या करता है, बाइल से क्रिएट करता है। बाइल क्या करती है, वो वाली जो कि जो लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन करती है। जो लिपिड्स आप खाते हैं उनको छोटे छोटे कतरों में बदलती है, जिसे हम एमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब जिगर ही काम नहीं करेगा तो वो बाइल ही नहीं पैदा होगा। जब वो बाइल नहीं पैदा होगा तो जो आप चिकनाइयाँ वगैरह खाएंगे, ठीक है, जो फैट्स वगैरह आप लेंगे, मक्खन वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो आप हजम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, जिस बंदे को जिगर की बीमारी होगी वो फैट्स ज़्यादा नहीं खा सकता, ठीक है। तो इसका जवाब ये हो गया। दूसरा बेटा, वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया। गट के बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्री कनाल यानी कि गट के बैक्टीरिया का सेहतमंद तवाज़ुन बरकरार रखना क्यों ज़रूरी है। जो आपकी गट में, एलिमेंट्री कनाल में, यानी कि आपके मुंह से लेकर, ठीक है, और आपके मैदे तक, छोटी आंत तक, बड़ी आंत तक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब तो वैसे बहुत जो है वो वसत में दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से वैसे लॉन्ग आते नहीं होते, वैसे आपको पता होना चाहिए, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। देखें मुझे, गट के बैक्टीरिया हैं जो साथ साथ हमने एंजाइम पढ़े हैं या दूसरी चीज़ें पढ़ती हैं, साथ बैक्टीरिया भी जो है ये गट माइक्रोबायोटा होता है, जो ये मदद करते हैं हमारी, ठीक है। तो जो गट में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वो खुराक के हाजमे में भी किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के बहुत सारे फंक्शन हैं। विटामिन के बनाते हैं आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं, और उसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा होते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो जितना आपकी बैक्टीरिया हैं वो गट के, वो सेहतमंद होंगे, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कनाल है, उसको अपना काम करने में उतना ही जो है वो आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल है, हाउ कैन अ मॉल फंक्शन इन कार्डियक स्फिंक्टर लेड टू एसिड रिफ्लक्स। उसने बोला है कि जो कार्डियक स्फिंक्टर अगर उसमें खराबी हो जाए तो जो तेजाबी मवाद होता है मैदे से वापसी बहाव का सबब कैसे बन सकती है। देखें बच्चे, कार्डियक स्फिंक्टर आपने पढ़ा था, कार्डियक स्फिंक्टर वो स्फिंक्टर है जो कि आ रहा है फूड पाइप से, यानी कि एसोफेगस है जो आपकी, उससे सीधा मैदे में दाखिल हो रहा है। तो वहां पे ये एक वाल्व का काम करता है खोलने और बंद करने का, ठीक है। अगर ये खराब हो जाए, अगर इसके फंक्शन में कोई खराबी पैदा हो जाए, तो जो मैदे में तेजाब बन रहा है बेटा जी, ठीक है, खुराक की डाइजेशन के लिए या खुराक है, वो क्या है आपके पीछे वापस दोबारा क्या है फूड पाइप में जा सकती है, इवन के ओरल कैविटी में भी आ सकती है, और आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है।
तो ये क्या बेसिकली जो कार्डियक स्फिंक्टर का फंक्शन है वो क्या है, कंट्रोल करना है खुराक। हमने इसका फंक्शन ये पढ़ा था कि ये खुराक को पीछे वापस आने से रोकता है मैदे से फूड पाइप में। अगर ये खराब हो जाएगा तो जाहिर बात है कि वो एसिड भी रिफ्लक्स करेगा पीछे की तरफ। चौथा है वाई इज इट नेसेसरी टू स्टोर बाइल इन गॉल ब्लैडर बिफोर बिफोर इट इज रिलीज। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो बाइल है उसको खारिज कौन करता है, उसको बनाता कौन है, जिगर है खारिज होने से पहले, और इसको स्टोर किस में किया जाता है, गाल ब्लेडर में। ठीक है, तो गाल ब्लेडर में इसको स्टोर करना क्यों जरूरी है बाइल को खारिज करने से पहले। देखिए बेटा जी, आप इसको इस तरह समझे कि जो बाइल है वो गाल ब्लैडर है उसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है ना, पित्ता है जिसे आप बोलते हैं। तो जो जिगर है वो बनाता है, ठीक है। तो जो जिगर है वो हर वक्त जो है वो अपने फंक्शन के जरिए क्या है, वो बाइल बनाता रहता है, ठीक है। तो लेकिन जो हम खुराक खाते हैं उसमें हर वक्त फैट्स नहीं होती, बाज़ औक़ात हम अकेले कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ठीक है, या प्रोटीन्स वगैरह खाते हैं। तो बाइल की ज़रूरत हमें सिर्फ तब पड़ेगी जब हम खाएंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब हम फैट्स वगैरह या चिकनाइयाँ वगैरह खाएंगे, ठीक है। तो अ, इस वजह से जब हम ये चीज़ें लेंगे तो उस लिहाज से उसमें आकर वो स्टोर हो जाएगा, उस हिसाब से जो बाइल है वो पित्ते में यानी कि गाल ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर उसको जो है उसको एक हिसाब से गाढ़ा किया जाता है, उसके साथ बहुत सारा जो है और भी फंक्शन साथ अटैच किए जाते हैं, ठीक है। तो जब आप चर्बीदार खुराक कोई भी खाएंगे वो छोटी आंत में पहुंचेगी तो पित्ता सिकुड़ेगा, और जितनी ज़रूरत होगी आपकी छोटी आंत को उस हिसाब से वो उसमें बाइल डाल देगा, और उसमें मौजूद जो लिपिड्स होंगे उनकी इमल्सिफिकेशन कर देगा, यानी कि उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, जिसे हमने कहा था कि वो तैरने वाले ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इसकी इमल्सिफिकेशन होगी। चले बच्चे, ये आपका चैप्टर एंड हुआ यहाँ पे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो के एंड तक देखा बच्चे। या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों के लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे, आप वहाँ पे देखिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अगले चैप्टर में मिलते हैं, बहुत शुक्रिया।